and welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. I'm your educator Prerna and I am back with yet another short but informative video on the 42nd Constitutional Amendment Act. तो क्या है 42nd Constitutional Amendment Act जो कि हमें जानना है बेसिकली इसलिए क्योंकि 42nd Constitutional Amendment Act यानी जो कि 1976 में हुआ था, दिस अमेंडमेंट itself was called the mini constitution. इसमें इतने सारे सुधार किए गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे प्रोविजंस ऐड किए गए, कुछ चीज़ों को हटाया गया. बेसिकली इतना सारा अमेंडमेंट इस एक्ट के द्वारा किया गया कि इस एक्ट को खुद में ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिया गया. सो मेनी थिंग्स वर एडेड, सम थिंग्स वर डिलीटेड, सो मेनी एडिटेड थिंग्स वर एडिटेड. तो इसीलिए इस पूरे एक्ट को अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाता है. So this can also be a question कि which constitutional amendment act is called the mini constitution of India. It is the 42nd constitutional amendment act जो कि 1976 में हुआ था. उस वक्त हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और उन्हीं के कार्यकाल में ये अमेंडमेंट किया गया. Let us now quickly see some very exam related and useful stuffs of the 42nd constitutional amendment act. एक एक करके देखते हैं. पहला, 42nd constitutional amendment act के तहत 3 new words were added in the preamble. 3 new words were added, लेकिन कहाँ? preamble में add किए गए थे. Which were those words? The words were socialist, secular and integrity. Socialist, secular and integrity. Basically ये सारे जो words थे ना, ये जो तीनों words थे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में प्रेजेंट थे, बट एक्सप्लिसिटली हमारे प्रियम्बल में इन सब वर्ड्स को मेंशन नहीं किया गया था. तो इसीलिए इन 3 नए वर्ड्स जो कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया. पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो है फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर. फंडामेंटल ड्यूटीज आर अ सेट ऑफ 11 ड्यूटीज राइट नाउ, बट जब ये ऐड हुआ था 1976 के अमेंडमेंट से, तब इसमें 10 ड्यूटीज थे. तो फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा. अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था, उसको इसी एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था. नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट वॉज मेड बाउंड टू एक्ट on the advice of the cabinet. कैबिनेट का एडवाइस मानना उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया था. इफ द कैबिनेट सेज कि इमरजेंसी लगाओ, इट मीन्स इमरजेंसी लगाओ. देयर इज नथिंग द प्रेसिडेंट कुड डू. ही वॉज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. ओके, ये भी किस एक्ट के द्वारा किया गया? 42nd के द्वारा किया गया. पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 14 of the Constitution talks about tribunals. ट्रिब्यूनल्स बनाने का जो प्रावधान है वो भी ओरिजिनली नहीं था. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाना या फिर जनरल ट्रिब्यूनल बनाना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. इसको भी 42nd के थ्रू ऐड किया गया. अगेन इसी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के द्वारा आर्टिकल 368 जो कि अमेंडिंग पावर है, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट, ये अमेंडिंग पावर को पार्लियामेंट ने खुद को इतना पावर दे दिया कि अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करती है अंडर आर्टिकल 368, इट विल नॉट बी अ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकेगा. ये अमेंडमेंट किसके तहत हुआ था? ये अमेंडमेंट किसके तहत हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया था. क्या किया गया था कि आर्टिकल 368 का यूज करके पार्लियामेंट अगर कुछ भी चेंज करने की कोशिश करती है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को का प्रोविजन चेंज करती है, इट विल नॉट बी क्वेश्चन, इट विल इन एनी कोर्ट, इट विल नॉट बी मेड अ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ओके, next is this article tried to curtail मतलब take away. curtail का मतलब होता है take away. So this article tried to curtail the power of issuing writs plus the power of judicial review. किनका? सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, दोनों का. यानी जुडिशियरी जिसको इंडिपेंडेंट होना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, these are the topmost judicial bodies. इनके पास extraordinary power है to issue writs, to do judicial review of anything in India. उस पावर को छीनने की कोशिश की गई आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा.
So things were taken away from the purview of judicial review by the Supreme Court and High Court. Okay. Next is लोकसभा का जो नॉर्मल टेन्योर है, टेन्योर मतलब जो टर्म है, लोकसभा या स्टेट विधानसभा, उनका जो नॉर्मल टेन्योर है दैट इज फॉर 5 years, लेकिन इसको बढ़ा के 6 years कर दिया गया था. ठीक है, इट वॉज मेड 6 years. अभी भी 5 साल है, इसको बाद में हटाया गया, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 5 years को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 years कर दिया गया. सो दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस. नेक्स्ट इज दिस एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट सेज कि अगर कोई भी ऐसा पार्लियामेंट ऐसी कोई भी लॉ एक्ट बनाती है या ऐसा कोई भी लॉ बनाती है विच ट्राइज टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी को अफेक्ट करता हुआ अगर कोई भी लॉ बनता है, ओके, इवन इफ दिस लॉ इज taking away the fundamental rights, even if it is violating somebody's fundamental right, it will not be declared null and void. इसको null and void आप declare नहीं कर सकते. Even if it is, अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई भी एक्ट बनाती है, कोई भी लॉ लाती है जो कि डीपीएसपी को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, डीपीएसपी के प्रोविजंस को लाने की कोशिश कर रहा है, एंड इवन इफ इट इज टेकिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ समवन, किसी के एफआर को वायलेट कर रहा है, इट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. इसको नल एंड वॉइड कोर्ट जो है डिक्लेयर नहीं कर सकती. ओके, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट विल हैव द पावर. हु? द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट को ये पावर रहेगा कि वो कोई भी ऐसे लॉ बना सकती है टू डील विथ एंटी नेशनल एक्टिविटीज. एंटी नेशनल यानी देश विरोधी कोई भी गतिविधि हो, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो, उसके खिलाफ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है खुद के लिए. एंटी नेशनल एक्टिविटीज के खिलाफ पार्लियामेंट खुद से लॉज बना सकती है. ऑल्सो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 3 न्यू डीपीएसपीज वर एडेड. 3 न्यू डीपीएसपी ऑलरेडी था. डीपीएसपी याद रखिएगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, शुरू से था, यानी पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, लेकिन इसमें 3 नए सुधार किए गए, 3 नई चीजों को बेसिकली ऐड किया गया. व्हाट वर दीज 3 थिंग्स? पहला था इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. ठीक है, लीगल एड. ठीक है, इट वॉज एडेड. नेक्स्ट वॉज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स in the management of the industries, participation of workers in the management of the industries. And third was protection of forest environment, forest and wildlife. तो ये जो 3 डीपीएसपी में ये 3 चीजें जो अभी आप देखेंगे, अगर आप डीपीएसपी खोल के देखते हैं, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड आपको देखने को मिलेगा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स देखने का मिलेगा इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, जो कि इम्पोज किया गया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स वाया डीपीएसपी. ये सब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था. हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा नहीं है. ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजंस नहीं थे. नेक्स्ट इज आर्टिकल 356 विच इज प्रेसिडेंट्स रूल. आर्टिकल 356 क्या है? प्रेसिडेंट्स रूल. आर्टिकल 356 के तहत जो इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल लगता है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था फ्रॉम 6 months टू 1 year, यानी 6 महीने से बढ़ाकर उसको 1 साल का कर दिया गया था आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल को. नेक्स्ट प्रोविजन, नेक्स्ट चेंज विच वॉज मेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज कि कोई कोरम, जो कोरम चाहिए होता है ना पार्लियामेंट को अपना सेशन कंडक्ट करने के लिए, यू नीड कोरम. कोरम क्या होता है? 1/10 of the members, 1/10 of the total membership of the house. At least 1/10 members अगर present नहीं है तो house cannot conduct its business. House cannot conduct its normal business क्योंकि minimum number of candidates नहीं है. ठीक है, सदन की कार्रवाई चालू करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए होता है वो नहीं है. ठीक है, इसीलिए इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक कोरम चाहिए होता है विच इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की एटलीस्ट कोरम होना ही चाहिए. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कोरम का जो प्रोविजन है उसको हटा दिया गया था. नो कोरम रिक्वायर्ड. ठीक है, नो कोरम रिक्वायर्ड, कोरम का कोई जरूरत नहीं है.
1/10 मेंबर नहीं भी है तो भी हाउस चाहे तो अगर 5-10 लोग भी है तो भी अपना काम कर सकती है, कोरम की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कोरम का प्रोविजन हटाया गया किसमें, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसको बाद में रिस्टोर कर दिया गया था, तो रेस्टोर जैसे हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि कोरम का सिस्टम हटा दिया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, एडेड द प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज वॉज, आपको पता है देर इज अ शेड्यूल 7, there is a schedule 7 and the schedule 7 contains a list of matters, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये किस में आपको मिलेगा, शेड्यूल 7 में मिलेगा। इनमें वो सारे मुद्दे हैं जिसमें अगर यूनियन लिस्ट के जो मैटर्स है उस पर एक्सक्लूसिव राइट किसका है, पार्लियामेंट का है। स्टेट लिस्ट के मैटर में एक्सक्लूसिव राइट किसका है, स्टेट लेजिस्लेचर्स का है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स होते हैं उसमें इक्वल राइट किसका होता है, यूनियन और स्टेट दोनों का होता है। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर कोई मैटर यूनियन लिस्ट में है तो सिर्फ पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, फॉर एग्जांपल रेलवे, न्यूक्लियर पावर, डिफेंस। स्टेट लिस्ट का है तो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही, उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा, विधान परिषद यही लॉ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लेबर, ओके, माइनर मिनरल्स, इन सब पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि कॉमन है, बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा हुआ कि कुछ मैटर्स को स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इसका ये मतलब है कि अब उन मैटर्स पर स्टेट का एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, उस पर लॉ पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है। व्हाट वर दोज मैटर्स, लेट अस सी। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, तो यूनियन गवर्नमेंट भी एजुकेशन पर लॉ ला सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी एजुकेशन पर लॉ ला सकती है। फॉरेस्ट्स, ठीक है, फॉरेस्ट्स, देन इट वाज योर वेट्स एंड मेजर्स, यानी जो वेट्स हम लोग यूज करते हैं, वेट्स एंड मेजर्स पर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है। नेक्स्ट वाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट्स सिस्टम इन इंडिया, ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। एंड द लास्ट वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी न्याय। तो इन सारे मैटर्स पर अब यूनियन लिस्ट यानी पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है एजुकेशन पे, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है, पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है। इसको स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था। तो ये है वो सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स विच वॉज देयर इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली ये क्रिस्पली मैंने आपको समझाया है कि क्या क्या थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई जो आपको जानना जरूरी है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। Okay, so I'll see you again in the next informative video which will be on the 44th Constitutional Amendment Act. Let's crack it.